नमस्कार। आज है एपिसोड 7 और हम पढ़ रहे हैं ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1 चैप्टर 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एपिसोड 6 में कि किस तरह से लाओ त्से कहते हैं कि शब्द से हम चीज़ों को संकुचित कर देते हैं, हम उसे ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। शब्दों के साथ ही वस्तुओं की दुनिया बन जाती है, जगत बन जाती है, और जैसे ही हम शब्द निकाल दें तो वो सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व बन जाता है। एक जिज्ञासु ने ओशो से एक प्रश्न किया कि भगवान, अनाम की इस मौन अनुभूति को स्वर्ग और पृथ्वी या चेतना व पदार्थ ऐसा द्वैत मूलक नाम क्यों दिया गया, ड्युअलिटी में क्यों बोला गया, अद्वैत की अभिव्यक्ति क्यों नहीं की गई? तब ओशो रिप्लाई करते हैं कि अभिव्यक्ति द्वैत की ही हो सकती है, अद्वैत अनअभिव्यक्त रह जाता है। तो जो अधिकतम किया जा सकता है वह है दो, बोलने में। निकटतम जो सत्य है वह दो, बोलने में। ये सिंगुलैरिटी हो गया, एक हो गया, तब उसको बोल के एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है। तो मिनिमम तो हमें दो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमें कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट 2 एंटिटीज चाहिए होती हैं, 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, अदरवाइज हम कंपैरिजन कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो बोलने के बाहर तो एक ही रह जाता है, अगर अनस्पोकन है तभी वो एक रह जाता है, लेकिन भाषा किसी भी चीज़ को दो में तोड़े बिना नहीं बोली जा सकती। लाओ त्से बोल रहे हैं, लिख रहा है, तो जो न्यूनतम भूल हो सकती है वह कर रहा है। उन्होंने ओशो कहते हैं कि जो लाओ त्से लिख रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं अपनी किताब में, जो बोलना चाह रहे हैं, तो चूंकि उनका जो विजडम है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं या बोल के या लिख कर, तो एटलीस्ट उनको टू यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि गलत है, पर उसके बिना भाषा में एक्सप्रेस करना संभव नहीं होगा। इससे ज़्यादा ठीक बात नहीं हो सकती। और अगर हमें इसे भी इनकार कर दिया, अगर हमें इसे भी इनकार करना हो तो भी शब्द का ही उपयोग करेंगे। तो हम कहेंगे अद्वैत, दो नहीं, वन। लेकिन फिर भी हमें दो का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। मतलब अद्वैत को बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी हमें अगर शब्दों में उसको बयां करना है तब भी हमें दो बोलना ही पड़ेगा। अद्वैत मीन्स व्हाट? Which is not multiple. अद्वैत मीन्स what? Which is not two. तो यहां भी हमने टू का इस्तेमाल तो कर ही दिया ना। नहीं कहने के लिए भी कहना पड़ेगा दो नहीं। वह दो तो हमारा पीछा करेगा ही जब तक हम बोलने की चेष्टा करेंगे। तो ओवरऑल ओशो यही बता रहे हैं कि चूंकि हमें बोलना है, एक्सप्रेस करना है, समझाने के लिए एटलीस्ट अगर किसी ने बोल दिया कि अद्वैत, तो अद्वैत का डिफिनेशन के लिए भी हमें दो, टू को यूज करना पड़ता है ना, कि विच इज नॉट टू, इट्स मीन अद्वैत। जब तक हम बोलने की चेष्टा करेंगे दो हमारा पीछा करेगी ही। बोलना छोड़े तब एक रह जाता है। हम कह सकते हैं कि हम एक ही क्यों ना बोलें। यह भी एक पॉसिबिलिटीज है कि भाई दो बोलने की जरूरत क्या है, कि नॉट टू, वाई नॉट टू? डायरेक्टली बोल दो कि नहीं, वन, अद्वैत मीन्स वन। लेकिन हमें ख्याल नहीं, तो ओशो समझाते हैं कि लेकिन हमें ख्याल नहीं है। जब आप बोलते हैं कि एक, तब तत्काल दो का ख्याल पैदा हो जाता है। इस बात को समझो कि जो वन है, अगर दुनिया में सिर्फ एक वर्ड होता वन, तो हमें समझ में ही ना आए। काउंटिंग में केवल वन हो तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम वन तभी समझ पा रहे हैं क्योंकि हमें 2, 3, 4, 5 इनका ज्ञान है। हम टू इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हमें 1, 3 बाकी का ज्ञान है। कंपैरेटिव नॉलेज, क्योंकि नॉलेज एक कंपैरिजन पे चलता है, डिस्टिंक्ट करने के लिए। इसीलिए कहा गया कि शब्द आते ही हम डिस्टिंक्ट कर देते हैं। इस पूरे फिलॉसफी में स्टार्टिंग से हम यही देख रहे हैं कि जिस तरह से हम, जैसे ही हमने नाम दिया, हमने उसको आइसोलेट कर दिया। हमने वन जैसे बोला तो हम बोलना चाहते हैं कि 2, 3, 4, 5 बाकी ये नहीं। टू जैसे बोला तो हम बोल रहे हैं कि 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। तो इन द सेम वे ओशो यहाँ बोलते हैं कि जैसे ही हमने बोल दिया वन, एक, तब इमिडिएटली उसका मतलब क्या हो गया कि हमारे दिमाग में ख्याल आया कि टू नहीं, नॉट टू।
ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो बोले एक और दो का ख्याल पैदा ना करवा दे, और जो बोले एक उसको भी दो का ख्याल तत्काल पैदा हो जाता है। मतलब एक बोलते ही मन में एक काउंटिंग का वो आया कि एक के संदर्भ में आप बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एक काउंटिंग का सीक्वेंस ब्रेन में बनता है ना कि एक दो, तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि ये काउंटिंग किस तरह चलती है। असल में एक का कोई अर्थ नहीं होता अगर दो ना हो। एग्जैक्टली यही बोल रहा था मैं कि अगर दुनिया में एक ना हो, अगर केवल एक हो, एक वर्ड वन, तो और टू थ्री फोर ये ना हो, तो आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि वन बोलने का मतलब क्या होता है। हमने डिस्टिंक्ट किया कि इसको वन बोलते हैं, इसको टू बोलते हैं, इसको थ्री बोलते हैं, हमने आइडेंटिटी दी है उसको। देन ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई इंसान हमें बोलता है कि दो मोटरसाइकिल, तो इसका मतलब हमें पता है कि वो काउंटिंग वाइज वन वन की बात नहीं कर रहा, वो काउंटिंग वाइज थ्री की बात नहीं कर रहा, वो डिस्टिंक्टली टू की बात कर रहा है। एक सिर्फ दो तक पहुंचने की सीढ़ी का काम करता है, वन जो है टू तक पहुंचने की सीढ़ी का काम करता है और कुछ नहीं। लाओ से दो मतलब टू शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कि शब्द में अधिकतम जो कहा जा सकता है वो दो है। अनेक को घटा घटा कर दो तक लाया जा सकता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन मैंने अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये मल्टीपल में है, तो वो मल्टीपल स्मॉलेस्ट कहाँ होता है? टू। टू से जैसे ही नीचे आया तो वन बन जाता है। मल्टीपल टू थ्री फोर फाइव हो सकते हैं, तो लीस्ट मल्टीपल कहाँ है? टू पर। तो वही बोल रहे हैं कि लाओ से अनेकों को घटा घटा कर भी लाएं तो लास्ट में वो टू पर रुक जाएंगे अगर वो शब्दों में बयां करना चाहते हैं, और जैसे ही शब्द छोड़ेंगे तभी वो एक बचेगा। अगर एक की बात कर रहा है तो वो शब्दों में कर नहीं पाएंगे, इसलिए उनको मिनिमम टू यूज करना पड़ रहा है। फिर उनके पास तो निशब्द का जगत है, फिर उसके पार तो निशब्द का जगत है। मतलब टू के बियॉन्ड फिर हमारे पास शब्द नहीं बचते हैं, निशब्द का जगत है। उसके पार तो इतना भी नहीं कहा जा सकता जितना लाउत से कह रहे हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह एक अनाम है, मतलब अननेम्ड, नो नेम, ये भी नहीं कह सकते हम। उस एक के लिए अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। जो भी हम कहेंगे कहते ही दो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में एक ही इंसान है तो उसके नाम की आवश्यकता नहीं है, पर जैसे ही हमने किसी इंसान को नाम दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिस्टिंक्ट कर रहे हैं कि इसका नाम प्रकाश है, तो मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि और भी लोग हैं जिसका नाम प्रकाश नहीं है। इस बात को समझो, बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। बट शायद हम वो ध्यान नहीं दे पाते कि क्या हो रहा है। और मैं आपको एक बात बोलूं, ये सारी जो बातें हैं ना, अगर आप ध्यान से देखो, आपके मन ने ये सारी चीज़ें फील जरूर की होंगी, पर हम कभी गौर नहीं कर पाते इन चीज़ों पर, इसलिए हमारा मन कभी रुक नहीं पाता वहाँ पे। क्योंकि जैसे ही हम इन बातों पे ध्यान देते हैं ना, वैसे ही हम लोग विचलित होने लगते हैं। वैसे ही हमें मालूम पड़ेगा कि फिर दुनिया का क्या मतलब। हर चीज़ें कोलैप्स करने लगेंगी, हर चीज़ें मतलब जो आपके मन ने बनाई है वो कोलैप्स करने लगती हैं। फिर आगे देखते हैं। यह करीब करीब ऐसा ही है जैसे हम पानी में एक लकड़ी को डालें, डालते ही वह तिरछी हो जाती है, होती नहीं, दिखाई पड़ती है। रिफ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। जिस तरह पानी में कॉइन रहता है, देखे वो कि वो ज़्यादा नज़दीक दिखता है पानी के अंदर। इन द सेम वे अगर आप कोई छड़ी डाल दोगे, आप एक बाल्टी में पानी लेना और एक स्टिक को ऐसे डाल देना, आधा डूबा हुआ आधा नहीं डूबा हुआ, तो आपको प्रतीत होगा कि वो जो छड़ी है वो तिरछी हो गई है। वो तिरछी होती नहीं है, पर हमें दिखती है ऐसी, बिकॉज फिजिक्स में उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हो जाती तो इतना उपद्रव ना होता, तब वह भी सत्य हो जाता कि लकड़ी तिरछी हो गई, होती नहीं है, दिखाई पड़ती है। बाहर निकलते ही फिर एक हो जाती है। मतलब पानी के अंदर जैसे ही हमने डाला, हमें प्रतीत होती है दो, कि एक जो बाहर है वो अलग डायरेक्शन में है और जो पानी के अंदर है वो तिरछी हो गई है, और हमें लगता है कि दो छड़ियाँ हैं, पर रियलिटी में होती नहीं है, वो प्रतीत होती हैं।
और जैसे ही हमने उस पानी के मायाजाल से एक तरह कह सकते हैं कि निकाला, तो मालूम पड़ता है कि ये एक ही है। हो नहीं जाती वह एक ही थी, फिर पानी में डालते हैं वह फिर तिरछी हो जाती है। और जिस आदमी ने 1000 दफ़े पानी में डालकर देख ली है, वह जब 1000 एक ही बार भी पानी में डालता है तो वह यह आशा न रखे कि मैं इतना अनुभवी हो गया हूँ, अब मुझे तिरछी नहीं दिखाई पड़ेगी। इट्स मीन कि एक इल्यूजन में हम अगर बार बार फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, तो ये मत सोचना कि हम हजारों बार कर चुके हैं, अब मैं नेक्स्ट टाइम में करूँगा तो मुझे वो इल्यूजन पता है। अब चूंकि मुझको वो इल्यूजन पता है कि पानी बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना वो छड़ी को तिरछी करने वाला है, आई नो दिस थिंग, तो मैं पानी में डालूं तो हमें तिरछी ना दिखाई दे, क्योंकि आई नो। बट रियलिटी ये है कि आपके जानने के बावजूद आप उस एक्सपेरिमेंट को हजारों बार कर चुके हैं, स्टिल जब आप पानी में अगली बार छड़ी डालेंगे, स्टिल आपको वो तिरछी ही दिखाई पड़ेगी। तिरछी तो दिखाई पड़ेगी ही, अनुभव केवल इतना ही फायदा देगा कि वह आदमी मानेगा नहीं कि तिरछी है, दिखाई तो तिरछी ही पड़ेगी। मतलब भले इंटेलेक्चुअली आप फिर उसको डिनाई कर दो कि नहीं 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 यार, मुझे पता है बिकॉज ऑफ दिस लॉ लाइट ऐसे जाती है, इस पानी में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए ऐसा ऐसा है, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि अच्छा बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो छड़ी तिरछी दिख रही है। बट यू नो कि वो तिरछी है या नहीं है, इंटेलेक्चुअली आप डाइसेक्ट कर सकते हो, पर आपको दिखाई आपको वो तिरछी ही पड़ेगी। जैसे पानी में डालते ही रेडिएशन का नियम बदल जाता है, किरणों की गति बदल जाती है, इसलिए लकड़ी तिरछी दिखाई दे पड़ने लगती है। वैसे ही भाषा में सत्य को डालते ही रेडिएशन बदल जाता है, और एक बताने वाला शब्द भी डालिए भाषा में, तत्काल तिरछा होकर दो की सूचना देता है। लाओ त्से को भी पता है कि जो मैं कह रहा हूं वह द्वैत है। लाओ त्से जानता है कि वॉट एवर आई एम स्पीकिंग वो द्वैत में कन्वर्ट हो जा रहा है, डुअलिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। लाओ त्से भी कहेगा तो द्वैत का ही उपयोग करना पड़ेगा। लाओ त्से के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। इफ ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, चाहे बोल के लिख कर, उसे द्वैत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अद्वैत को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। इतनी कठिनाई है कि अगर लाओ त्से चुप भी रहे और चुप रह कर भी कहना चाहे तो भी द्वैत हो जाएगा। अभिव्यक्ति की चेष्टा द्वैत बना देगी। समझे, बहुत मौके पर ऐसा होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अद्वैत को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, और जैसे ही हम अद्वैत की व्याख्या करने जाएं, शब्द देने चाहें, तो वो तुरंत द्वैत बन जाता है, डुअलिटी में ले लेता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ की बात, हम एक भी शब्द नहीं बोल सकते विदाउट कंपैरिजन, नॉट इवन ए सिंगल वर्ड, क्योंकि हर एक शब्द अपने में डिस्टिंक्ट है, अपने में एक यूनिक है। और यूनिकनेस तभी आती है किसी भी चीज़ में जब वो हम उसे किसी और से कंपेयर करते हैं, अदरवाइज नहीं आएगी। बहुत डीप है और सिंपल भी। एक स्टोरी सुनाते हैं ओशो। शेख फरीद के पास कोई गया और उसने पूछा कि मुझे कुछ कहो, लेकिन वही कहना जो सत्य है, जरा भी असत्य ना हो। मुझे तो तुम उसी सत्य को बताना, संतों ने जिसकी तरफ इशारा किया है और कहा है कि बताया नहीं जा सकता। तुम मुझे वही सत्य बता दो जो निशब्द है। फरीद ने क्या कहा? फरीद ने कहा, जरूर बताऊंगा, तुम अपने प्रश्न को इस भांति बनाकर लाओ कि शब्द उसमें न हो। तुम निशब्द में पूछो, मैं निशब्द में उत्तर दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ ज्यादती मत करो कि तुम शब्दों में पूछो और मैं निशब्द में उत्तर दूं। तुम जाओ और निशब्द बना लाओ अपने प्रश्न को, मैं वादा करता हूं कि निशब्द में उत्तर दूंगा। तो जो ये शेख फरीद हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हारा प्रश्न शब्दों से बना हुआ है, और शब्द आते ही उसमें डुअलिटी आ जाते हैं, और तुम मुझसे जवाब चाहते हो निशब्द में, और निशब्द में उत्तर भले ही सिंगुलैरिटी की बात करें, एक अद्वैत की बात करें, लेकिन मैं उसे बोलूंगा कैसे?
जैसे ही मैं उस अद्वैत को शब्द में पिरोऊंगा वो द्वैत बन जाता है। अद्वैत बनते ही सत्य कहीं छूट जाता है। तो मैं कैसे तुम्हें कहूं, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ही द्वैत है, अद्वैत नहीं। वह आदमी चला गया। कठिनाई तो थी, बहुत सोचा उसने वर्षों। कभी कभी फरीद उसके गांव से निकलता था तो उसके दरवाजे खटखटाता था कि क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे सवाल का? बना पाए अब तक कि नहीं बना पाए? वह आदमी कहता बहुत कोशिश करता हूं लेकिन प्रश्न बनता नहीं बिना शब्दों के। और कोशिश करो, फरीद ने कहा। जब तुम्हारी कोशिश पूरी हो जाए और तुम बना लो निशब्द प्रश्न तो आ जाना मेरे पास उत्तर तैयार है। मैंने उत्तर तैयार रखा है। ओवरऑल मतलब वो फरीद ये कहना चाह रहे हैं सिंपली कि जिस दिन तुमने निशब्द प्रश्न तैयार कर लिया शायद उस दिन तुम्हें उत्तर भी मिल जाएगा। तुम्हें मेरे पास जवाब के लिए, आंसर के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ओवरऑल उस जिज्ञासु को, फरीद जो हैं, खुद ही उसको आंसर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों सेम ही है। ताओपनिषद जब शुरुआत होती है, हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें एक चीज तो रियलाइज हो गया कि वी डोंट हैव टू मूव ऑन एनी पाथ। जहां हम खड़े हैं वही मंजिल है। इट्स मीन जहां हमारा प्रश्न है वही जवाब है। वह आदमी भी मर गया, फरीद भी मर गया। विद टाइम बोथ ऑफ देम डाइड। न वह आदमी कभी फरीद के पास गया, न कभी वह फरीद का उत्तर किसी को सुनने को मिला। मरते वक्त किसी ने फरीद से पूछा कि वह तैयार उत्तर आपके पास है क्या? वह आदमी तो आता ही नहीं, बस सब सुनने को उत्सुक हैं। उसके बाकी स्टूडेंट लोगों ने पूछा होगा, वह आप हमें बता जाएं। फरीद चुप बैठा रहा। उन्होंने कहा बता दें। फरीद चुप बैठा रहा। उन्होंने कहा बता दें, आपकी आखिरी घड़ी है, कहीं उत्तर आपके साथ ना चला जाए। फरीद ने कहा कि मैं बता रहा हूं, मैं मौन हूं, यही मेरा उत्तर है। लेकिन अगर मैं इतना भी कहूं कि मैं मौन से बता रहा हूं तो उससे द्वैत पैदा होता है, क्योंकि उसका मतलब है मौन से बताया जा सकता है, विदाउट मौन। साइलेंस से बताया जा सकता है, विदाउट साइलेंस नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब ये हो गया ना, अगर उस गुरु ने, फरीद ने ये कहा कि मैं बता तो रहा हूं एंड इट्स माई साइलेंस, मौन, तब उन्होंने ये भी बताया कि अगर मैंने ये बोल दिया कि आई एम एक्सप्लेनिंग इट थ्रू माई साइलेंस, यहां भी द्वैत पैदा हो गया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये मौन से बताया जा सकता है, अमौन से नहीं। बिना मौन के नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ, डुअलिटी आ गई ना, डुअलिटी खड़ी हो जाती है, डिस्टिंक्शन पैदा हो जाती है, भेद निर्मित हो जाता है। इसलिए तुम मुझसे ये मत कहलवाओ कि मैं मौन से बता रहा हूं। मैं मौन हूं, तुम समझ लो, शब्द मत उठाओ। पर अकेले मौन से कैसे समझा जा सकता है? लाओत्से ने यह अकेले एक ही किताब लिखी है। लाओत्से की केवल एक किताब है और यह उसने लिखी जिंदगी के आखिरी हिस्से में। उसने कोई किताब कभी नहीं लिखी और जिंदगी भर लोग उसके पीछे पड़े थे। साधारण से आदमी से लेकर सम्राटों तक उससे प्रार्थना की थी कि लाओत्से अपने अनुभव को लिख जाओ। लाओत्से हंसता और टाल देता और लाओत्से कहता, कौन कब लिख पाया है, मतलब उस सत्य को कब कौन लिख पाया है? मुझे उस नासमझी में मत डालें। पहले भी लोगों ने कोशिश की, जो जानते हैं उनकी कोशिश पर हंसते हैं क्योंकि वे असफल हुए, और जो नहीं जानते वे उनकी असफलता को सत्य समझकर पकड़ लेते हैं। मुझसे ये भूल मत करवाओ, जो जानते हैं वे मुझ पर हंसेंगे कि देखो लाओत्से भी वही कह रहा था, या फिर लाओत्से भी वही कर रहा था। जो नहीं कहा जा सकता उसे कह रहा था, जो नहीं लिखा जा सकता उसे लिख रहा था। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। लाओत्से से बहुत लोगों ने बोला कि यार इतना ज्ञानी हो, इतना तजुर्बेदार हो, एक किताब लिख दो कि आपके बाद भी वो ज्ञान प्रोपोगेट करते रहे, इस समाज में रहे। तो लाओत्से यही कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझसे पहले बहुत लोगों ने लिखी है और जिनको ज्ञान है वो जानते हैं कि गलत लिख रहा है, झूठ लिख रहा है, क्योंकि सत्य लिखा ही नहीं जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता। और वो ये भी कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो उसी असत्यवाद को लिखा हुआ जिन्होंने पहले लिखे हैं उसको सत्य मान के चल रहे हैं। तो लाओत्से कहते हैं कि मुझसे ये मिस्टेक मत करवाओ जो पहले बहुत लोगों ने किया है।
लाओस से जिंदगी भर टालता रहा। मौत करीब आने लगी तो मित्रों का दबाव और शिष्यों का आग्रह भारी पड़ने लगा। लाओत्से के पास सच में संपदा तो बहुत थी, बहुत कम लोगों के पास इतनी संपदा रही है, बहुत कम लोगों ने इतनी गहरा जाना है और देखा है। तो स्वाभाविक था आसपास के लोगों का आग्रह भी उचित और ठीक ही था कि लाओत्से लिख जाओ, कुछ बोल जाओ, लिख जाओ। जब आग्रह बहुत बढ़ गया और मौत आती दिखाई न पड़ी और लाओत्से मुश्किल में पड़ गया, तो एक रात निकल भागा उन लोगों की वजह से जो पीछे पड़े थे। लिखो, बोलो, कहो। सुबह शिष्यों ने देखा कि लाओत्से की कुटिया खाली है, पक्षी उड़ गया, पिंजरा खाली है। वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। सम्राट को खबर गई और लाओत्से को देश की सीमा पर पकड़ा गया। सम्राट ने अधिकारी भेजे और लाओत्से को रुकवाया, चुंगी पर देश की, जहां चीन समाप्त होता है। और लाओत्से से कहा कि सम्राट ने कहा है कि चुंगी दिए बिना जा नहीं सकोगे बाहर। तो लाओत्से ने कहा कि मैं कुछ ले ही नहीं जा रहा हूं जिस पर चुंगी देनी पड़े। चुंगी मतलब शायद, मेरे ख्याल से, मुझे शब्द नहीं पता, प्रोबेबली टैक्स वगैरह होगा। मैं कोई कर चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा? मैं कुछ ले ही नहीं जा रहा हूं। सम्राट ने खबर भिजवाई कि तुमसे ज्यादा संपत्ति इस मुल्क के बाहर कभी कोई आदमी लेकर नहीं भागा है। रुको चुंगी नाके पर और जो भी तुमने जाना है लिख जाओ। यह किताब उस चुंगी नाके पर लिखी गई थी। वह लिख जाओ तो मुल्क के बाहर निकल सकोगे, अन्यथा मुल्क के बाहर नहीं निकल सकोगे। मजबूरी में पुलिस के पहरे में यह किताब लिखी गई। लाओत्से ने कहा, ठीक है, मुझे जाना ही है बाहर, तो मैं कुछ लिख जाता हूं। यह ताओ ते किंग अनूठी किताब है जो लाओत्से ने लिखी है। इस तरह कभी नहीं लिखी गई कोई किताब। भाग रहा था लाओत्से इसी किताब को लिखने से बचने के लिए। निश्चित कठोरता लगती है सम्राट ने की, लेकिन दया भी लगती है। यह किताब ना होती और लाओत्से जैसे और भी लोग भी हुए हैं, यह किताब ना होती अगर सम्राट ने लाओत्से पर यह प्रेशर ना डाला होता। और लाओत्से जैसे और भी हुए हैं जो नहीं लिख गए, लेकिन जो नहीं लिख जाते उससे भी तो क्या फायदा होता है। जो लिख जाते हैं उससे भी क्या फायदा होता है। जो नहीं लिख जाते उन पर कम से कम विवाद नहीं होता, और जो लिख जाते हैं उन पर विवाद होता है। मतलब ओशो यहां पे सिंपली यही बोलना चाह रहे हैं कि लिख भी गए लाओत्से तो क्या, लाओत्से की तरह और भी बहुत से लोग हुए होंगे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा और वो बच गए, निकल गए। तो ओशो यही बोलते हैं कि नहीं भी लिख गए तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है, या फिर क्या फायदा हुआ। और अगर लिख भी दिया तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो अंधकार में जीने के लिए आदी है ना, इसलिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं समाज में। जो लिख जाते हैं उनके एक एक शब्द का हम विचार करते हैं कि क्या मतलब है, और मतलब शब्द के बाहर है। कभी अगर मनुष्य जाति का अंतिम लेखा जोखा होगा तो कहना मुश्किल है कि जो लिख गए हैं वे बुद्धिमान समझे जाएंगे कि नहीं, कि जो नहीं लिखे गए हैं वे बुद्धिमान समझे जाएंगे। मतलब ओशो कहते हैं कि अगर एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी हुआ और ये कैलकुलेट किया गया कि कौन बुद्धिमान था, तो शायद क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाएगा कि जिन्होंने ज्ञान लिखा है वो बुद्धिमान थे कि जिन्होंने ज्ञान नहीं लिखा वो बुद्धिमान थे। वैसे दो में से कुछ भी चुनो, द्वैत को ही चुनोगे। यहाँ भी वही बात हो रही है कि चाहे इसको चुनो चाहे उसको चुनो, हम अगेन टू की बात कर रहे हैं, डुअलिटी की बात कर रहे हैं। कोई लिखने के खिलाफ चुप रहने को चुन लेता है, कोई चुप रहने के खिलाफ लिखने को चुन लेता है। बाकी द्वैत से बचने का उपाय नहीं है। मतलब मुझे अभी तक यही लग रहा है कि ओशो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस संसार में, इस माया में आप द्वैत से नहीं बच सकते, डुअलिटी से। और जैसे ही आप द्वैत से निकलते हैं आप माया से बाहर निकल जाते हैं। लो तो लाओत्से जब शब्द का उपयोग करेगा तो द्वैत हो जाएगा, इसलिए उसने जानकर कहा कि वह अनाम पृथ्वी और स्वर्ग का जनक है और वह नामधारी वस्तुओं का मूल स्रोत है। द्वैत निश्चित आ जाता है शब्दों के साथ, लेकिन इसी आशा में लाओत्से जैसे लोग शब्द का उपयोग करते हैं कि शायद
शब्द के सहारे निशब्द की ओर धक्का दिया जा सके। यह संभव है क्योंकि द्वैत केवल दिखाई पड़ता है नहीं, इसलिए यह संभव है। उसी तरह का, जिस तरह का वो छड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है पर तिरछी है नहीं, इन द सेम वे द्वैत से ज्ञान दिखाई पड़ता है पर वो ज्ञान है, ये सत्य बात नहीं। द्वैत केवल दिखाई पड़ती है नहीं। अगर होता तब तो कोई संभावना ना होती। समझे कि हम यहां एक वीणा के तार को छेड़ देता हूं और छोड़ देता हूं। ध्वनि होती है पैदा इस भवन में, गूंजती है आवाज, फिर धीरे धीरे आवाज शून्य में खोने लगती है। क्या आप बता सकते हैं आवाज कब खो जाएगी और कब शून्य शुरू होगा? क्या आप कोई सीमा खींच सकोगे जब आप कह सकेंगे कि इस समय तक वीणा का स्वर गूंजता था और इसके आगे गूंजना बंद हो गया? क्या आप स्पष्ट रूप से ध्वनि में और निर्ध्वनि में कोई सीमा खींच सकोगे, या कि आप पाएंगे कि ध्वनि निर्ध्वनि में खोती चली जाती है, शब्द शून्य बनता चला जाता है? मतलब ओशो ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक तार है उसको मैंने खींचा तो एक साउंड निकलेगा। अब ये बताओ कि वो साउंड कब खत्म हो रहा है, वो ध्वनि कब जीरो हो रही है? हम कभी नहीं बोल सकते एक्चुअली। हम बस ये बोल सकते हैं कि वो ध्वनि धीमी होती जा रही है, धीमी होती जा रही है, और वो साइलेंस में वो ध्वनि खोते जा रही है। वो कब खोई ये हम कभी नहीं बोल पाएंगे कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम देखो यहाँ पे जीरो हो गया, नहीं। वो बस खो रही है। दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर एक वीणा को छेड़े गए तार के साथ आप अपने मन के तार को बिठाकर बैठ जाएं और जैसे जैसे तार की छेड़ी हुई ध्वनि शून्य में गिरने लगे, आप भी उसके साथ उतने ही मौन में गिरने लगेंगे। तो थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि ध्वनि के सहारे आप निर्ध्वनि मतलब साइलेंस में पहुंच गए हैं। शब्द के सहारे आप निशब्द में पहुंच गए हैं। अच्छा, ये जो टेक्निक है आपने बहुत बार देखा होगा, टिबेटन बुद्धिज़्म में आपने देखा होगा कि वो लोग एक यूज़ करते हैं ना, एक बॉल रहता है और एक 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 स्टिक रहता है और उसे इस तरह मारते हैं, टन एक शांति, फिर टन एक शांति। परहैप्स वो इसी प्रोसेस को ही इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम साउंड के थ्रू, हम साइलेंस तक जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जो साउंड है उसका एंड साइलेंस में है, उस ध्वनि का अंत अध्वनि में है। तो अगर मैंने इस ध्वनि को पकड़ लिया और इसके साथ बैठ गया और इसके साथ चल दिया, तब कुछ देर के बाद हम उस ध्वनि के साथ अध्वनि में, उस साउंड के साथ हम साइलेंस में प्रवेश कर जाएंगे। और बार बार ये प्रैक्टिस करते करते हम सिंक में आ जाएंगे उस साउंड के कि हम जब चाहें उस आवाज़ को क्रिएट करके हम साइलेंस या मौन में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने देखा तो था इससे पहले कि वो लोग ये यूज़ करते हैं, बट उस विजडम को ओशो ने शब्दों में पिरो के दे दिया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके बाद। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। सो अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।